हाँ, मुझे पता है कि आपको गोल्ड के बारे में बहुत कुछ पता है। फिर भी सोना हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट है। क्यों? क्योंकि आजकल हम च्यवनप्राश में सोना खाते हैं। जो स्किन को हम अलग-अलग क्रीम लगाते हैं, उसमें भी 24 कैरेट गोल्ड होने के दावा कई कंपनियाँ कर रही है। यहाँ तक कई लोगों को रात में नींद अच्छे से सोना, दोपहर में सोना, मॉर्निंग में सोना अच्छा लगता है और बहुत सारी फीमेल के लिए ये जो गोल्ड है, ये सबसे ज़रूरी है, इसीलिए उन्हें भी सोना अच्छा लगता है। कई बार घरों में इस पे चर्चा होती है कि मेरे पास कितने एसेट्स हैं। जब हम एसेट्स की बातें करते हैं तो हम बहुत ही प्राउड तरीके से फैमिली मेंबर्स को दिखाते हैं कि हमारे पास कितने घर है, कितने रियल एस्टेट है, कितनी अच्छी कार हमारे पास में है और सबसे जो ज़रूरी इंग्रेडिएंट है वो है सोना। हम बहुत प्राउडली सबको बताते हैं हमारे पास कितना गोल्ड है। ओके, आई हैव सीन कई सारे लोगों के पास जो गोल्ड के बार्स होते हैं वो उन्होंने कबर्ड्स में रखे होते हैं और वो हर बार उन बार्स को देखते हैं और खुश होते हैं कि वी हैव क्रिएटेड दिस। फीमेल बहुत अच्छे अच्छे मंगलसूत्र पहनेंगे, अच्छी ज्वेलरी पहनेंगे और बहुत प्राउडली वो अपने फ्रेंड सर्कल के पास बैठेंगे और बोलेंगे आई बॉट दिस। ओके, तो गोल्ड बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है जिस पे हमें डिटेल चर्चा करनी चाहिए। रिसेंटली हमने देखा गोल्ड के प्राइसेस बहुत बढ़े। ओके, न्यूज़पेपर खोलो तो वहाँ पे आता है कि गोल्ड ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ओके, इस मंथ गोल्ड हाईएस्ट रिकॉर्ड पे पहुंच चुका है और ये बहुत आम और कॉमन चर्चा हो जाती है हर घर में कि यार गोल्ड का प्राइस बड़ा अच्छा बढ़ रहा है, गोल्ड लेना चाहिए। यहाँ तक जब हम ज्वेलर्स के पास जाते हैं तो वो बहुत स्ट्रांगली ये कहता है कि गोल्ड बहुत सिक्योर है, गोल्ड तो ग्रोथ होने ही वाली है और आपको गोल्ड बिल्कुल लेना चाहिए और फिर हम गोल्ड लेते हैं और हमें दिल से अच्छा लगता है कि एक एसेट हमने क्रिएट किया। बट क्या कभी डीपली आपने ये सोचा है कि गोल्ड एक्चुअल में है क्या? गोल्ड बढ़ता क्यों है? और सबसे ज़रूरी ये गोल्ड का जो प्राइस है, ये भारत में कौन डिक्लेयर करता है? कौन इसे बढ़ाता है, कौन इसे घटाता है? ये कैसे होता है? तो आज फाइनेंशियल क्लिनिक के माध्यम से हम गोल्ड पे थोड़ा-सा कुछ डीप बात करेंगे। सो व्हाई गोल्ड प्राइस आर राइजिंग? इंडिया में गोल्ड प्राइस क्यों बढ़ रहा है? तो चलो ये स्लाइड्स के थ्रू हम इसको समझें और इस रिसर्च को एक दूसरे के साथ बांटे। सो इंडिया में गोल्ड प्राइस क्यों बढ़ रहा है? सो इंडिया में गोल्ड आता कहाँ से है? सो इंडिया में 99% गोल्ड ये जो है ये इंडिया के बाहर से आता है। सरप्राइजिंग, राइट? क्योंकि इंडिया की जो माइनिंग है वो उतनी अच्छी नहीं है और उसमें से गोल्ड निकालने की जो प्रोसेस है वो बहुत कॉस्टली होती है। इसके लिए 99% इंडिया का जो गोल्ड है, जो ज्वेलरी के फॉर्म में, बिस्किट के फॉर्म में आप आपके घर में ला रहे हो, वो इंडिया के बाहर से आता है। अगर ये इंडिया के बाहर से आ रहा है तो फिर सवाल है कि इसका जो प्राइस है इस पे किसका किसका असर होने वाला है। तो आगे हम ये थोड़ा डीपली देखेंगे। सो दुनिया में दो सबसे पॉपुलेटेड कंट्रीज है, वन इज चाइना, सेकंड इज इंडिया। तो हम पीछे नहीं है, ओके, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और ये पॉपुलेटेड जो कंट्रीज है इंडिया और चाइना, ये दोनों जगह गोल्ड को बड़ा प्यार किया जाता है। हम लोगों के मूवीज के सॉन्ग में सोना कितना सोना है, मुझे 9 लखा दिलवा दे, या हुआ सोना बड़ा हुआ महंगा इसलिए मैं चांदी ले आया। तो हमारे मूवीज में गोल्ड का बड़ा इंपॉर्टेंस है। शादियों में हम गोल्ड पहनना देना पसंद करते हैं। इवन विमेन को इंडियन कल्चर में उसके पास गोल्ड होना ये बहुत ही सिंबॉलिक माना गया है। हमारे मंदिरों में हम गोल्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा महत्व है। तो हमारे कल्चर में गोल्ड बहुत इमोशनली जुड़ा हुआ है हर जगह। चाहे आप बच्चों के नामकरण का प्रोग्राम करो, चाहे शादी करो, चाहे बर्थडे दो, गिफ्टिंग के स्वरूप में एक दूसरे को गोल्ड देना हम बहुत ही अच्छा शुभ मानते हैं। सो गोल्ड हमारे कल्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है और वैसे ही चाइना में भी है।
तो ये जो दो बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड की, यहाँ पे गोल्ड से बड़ा प्यार है, लोग गोल्ड लेते हैं। क्या सेम इंटरनेशनल मार्केट में होता है? चाइना और इंडिया को छोड़ के, एशियन को छोड़ के, तो वहां पे इतना गोल्ड का ज्वेलरी फॉर्म में लोग पसंद नहीं करते। आप देखिए यूरोप में, आप देखिए फ्रांस में, आपको गोल्ड ज्वेलरी पहनने वाले बहुत ज्यादा लोग नहीं दिखेंगे। वहां के शादियों में आप देखिए, आपको गोल्ड इतना नहीं दिखेगा जितना आपको इंडिया में, आप बेगाने शादी में भी हम गोल्ड खरीदने जाते हैं। दैट इज व्हाट द कल्चर वी कैरी। सो डिमांड इन इंडिया एंड चाइना, ये दोनों जगह पे जो गोल्ड है ये ज्यादा है। बट ये गोल्ड बार्स, कॉइन्स और ज्वेलरी जो है, ये सारी की सारी जब लॉकडाउन हुआ था अप्रैल मई के महीने में, उस समय गोल्ड का डिमांड इंडिया में और चाइना में बहुत कम हो गया था। सीधा 100% माइनस हो गया था, क्योंकि हम गोल्ड खरीद नहीं रहे थे। तो क्या एज एन इकोनॉमी मुझे बताइए, जब डिमांड किसी भी चीज का जीरो होता है, जीरो, ओके, कम हो जाता है, तो उसकी प्राइस कम होगी या बढ़ेगी? तो आप बोलोगे कम होनी चाहिए, क्योंकि डिमांड कम, प्राइस कम। पर गोल्ड के केस में ऐसा नहीं हुआ। गोल्ड के केस में प्राइस इंक्रीज हो गई। ऐसा क्यों हुआ? वाई दिस इज हैपनिंग? क्योंकि अगर डिमांड नहीं है, कोई खरीद नहीं रहा है, फिर भी इसकी प्राइस बढ़ रही है। तो आज थोड़ा डीपली समझेंगे कि ये प्राइस क्यों बढ़ी। सबसे पहले इंडिया में गोल्ड का प्राइस डिसाइड कौन करता है? सो द इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, इसको IBJA कहते हैं। ओके, बहुत लोगों का भ्रम है। मैं जब आम लोगों को पूछती हूँ, लेमैन को पूछती हूँ कि मुझे बताओ गोल्ड का प्राइस कौन डिसाइड करता है, तो पहला शब्द आता है गवर्नमेंट। कुछ लोग बोलते हैं बैंक, कुछ लोग बोलते हैं RBI। तो बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि गोल्ड का प्राइस डिसाइड कौन करता है। तो गोल्ड का प्राइस डिसाइड करता है IBJA। तो ये कौन है? ये इंडिया के टॉप 10 बिग इन्फ्लुएंशियल ज्वेलर्स है। ओके, इंडिया के टॉप 10 इन्फ्लुएंशियल ज्वेलर्स, मतलब ये जो जिनसे हम सोना खरीदते हैं, ये ज्वेलर्स 10 लोगों का ये ग्रुप है। इनका एक एसोसिएशन है मुंबई में स्थित, और इनका ये जो पूरा समुदाय है ज्वेलर मार्केट का, जौहरी बाजार जिसे कहते हैं, इनके एसोसिएशन के थ्रू गोल्ड का डेली प्राइस हमारे तक आता है। इंटरेस्टिंग था ना? आई थिंक ये बहुत लोगों को आज पहली बार पता चला होगा। सो ये जो डेली प्राइस है, ये कैसे डिसाइड होती है? ये कैसे IBJA कैसे डिसाइड करता है? तो इसमें जो है 4 फैक्टर्स है। पहला, इंटरनेशनल प्राइस के थ्रू। ये क्यों? क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 99% जो गोल्ड है इंडिया के बाहर से आता है, तो इंटरनेशनल प्राइस मैटर करेगा। तो इंटरनेशनल प्राइस क्या चल रहा है, उसके आधार पे आपको डेली गोल्ड का प्राइस मिलेगा। दूसरा, डॉलर और रूपी का एक्सचेंज रेट। ओके, मतलब डॉलर और रूपी, इनका दोनों का जो एक्सचेंज रेट का डिफरेंस है, इससे भी आपका डेली जो है वो प्राइस में डिफरेंसेस आ सकता है। फिर गवर्नमेंट ने गोल्ड पे टैक्सेस कितने लगाए। ओके, सो अभी आप देखोगे एक जमाने में लोग जब गोल्ड बेचने जाते थे तो इतना कोई पैन वगैरह कोई पूछता नहीं था। बट आज अगर आप गोल्ड बेचने जाते हो तो आपको ज्वेलर्स बोलते हैं कि आपका पैन दीजिए, तो बाकायदा बताते हैं आपका पैन वहां पे डालते कि आपकी तरफ से गोल्ड हम खरीद रहे हैं। ओके, बेचते वक्त खरीदते वक्त आपको पैन अभी पूछा जाता है। सो टैक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, हमें भी और ज्वेलर को भी। तो ये जो टैक्सेस का कंपोनेंट है, इससे भी गोल्ड के प्राइस में बढ़ाव या कम होना बहुत नॉर्मल सी बात है। फिर एक और चौथा जो इंग्रेडिएंट है वो है प्रॉफिट मार्जिन। किसका? ज्वेलर्स का। भाई वो आपको क्या लग रहा है, चैरिटी कर रहे हैं? उन्होंने अगर इतना सारा गोल्ड रखा है, कारागिर रखा है, सुंदर सुंदर ज्वेलरी वो डिजाइन कर रहे हैं, उनके मेकिंग चार्जेस होते हैं, फिर इतना सारा उसे संभालने का कॉस्ट होता है, सिक्योरिटी होती है, और ये सबके साथ वो जो ज्वेलर है वो बिजनेस कर रहा है, तो उसका एक प्रॉफिट मार्जिन भी रहेगा। ये प्रॉफिट मार्जिन भी इनकर्ड किया जाता है डेली गोल्ड के प्राइस फ्लक्चुएशन में। सो मैंने जो आपको चारों बातें बताई, मैं उसको रिपीट करना चाहती हूँ। इंटरनेशनल प्राइसेस, डॉलर रूपी का एक्सचेंज रेट, टैक्सेस एंड प्रॉफिट मार्जिन, और इन चारों इंग्रेडिएंट के सहारे इसे समझकर IBJA आपके सामने रोज डेली इन एंड आउट, मॉर्निंग एंड इवनिंग, क्लोजर ओपनिंग, दोनों के रेट आपको बताते हैं। अब ये जो एसोसिएशन है क्या अभी अभी खुला? नो, ये 1919 में खुला, अभी अभी इन्होंने अपने 100 साल पूरे किए। तो अब सोचो 100 साल पुराना ये एसोसिएशन है, बट आम लोगों को ये अभी भी पता नहीं है कि गोल्ड का प्राइस इंडिया में डिसाइड कौन करता है। सो ये अभी आई थिंक एक नई इंफॉर्मेशन आपके लिए रही। तो मेरा सवाल है,
तो क्या गोल्ड हमेशा बढ़ते रहता है? मतलब सिर्फ बढ़ना ही है, मतलब लाइक दिस 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 दिस, ऐसे ऐसे नहीं होता। मतलब सिर्फ शेयर मार्केट ही ऐसे 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 होता है, गोल्ड नहीं होता, सिल्वर नहीं होता। तो हर चीज होती है, जहां पे भी डिमांड है, सप्लाई है, जहां पे भी अलग अलग कंपोनेंट है, इंग्रेडिएंट है, प्रॉफिट मार्जिन है, तो वो भी ऐसे ऐसे होता है, तो गोल्ड का प्राइस भी फ्लक्चुएट होता है। तो आज मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि गोल्ड के प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस कैसे आते हैं। गोल्ड क्या हमेशा अपवर्ड ही दिखते हैं? क्या गोल्ड में लोगों का लॉस नहीं होता? तो मैं आपको 2-3 केस स्टडीज यहाँ पे बताना चाहती हूँ। मेरे पहचान के एक फैमिली है, उन्होंने कोविड में इक्विटी से एग्जिट किया। इक्विटी में डाला नहीं, ओके, इक्विटी से एग्जिट किया। क्यों? क्योंकि जब मार्केट नीचे जा रहा था वो डर गए। डायरेक्ट करते थे, ओके, कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट साथ में था नहीं जो उनके इस बिहेवियर को मैनेज करे, तो उन्होंने क्या किया, डाउनफॉल में नीचे के लेवल पे इक्विटी से एग्जिट किया। तो क्या लगता है आपको, प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस? स्ट्रॉन्ग लॉसेस में उन्होंने एग्जिट किया। और उस समय गोल्ड हाई लेवल पे था, ओके, बहुत हाई लेवल पे था। आप सबको याद होगा कि जब इक्विटी बहुत नीचे था तो गोल्ड बहुत टॉप मोस्ट लेवल पे था। उस लेवल पे उन्होंने गोल्ड में एंट्री की, ओके, मतलब कोविड के टाइम पे उन्होंने गोल्ड में एंट्री की। आपको पता है 2 साल वो जो हाई लेवल पे उन्होंने गोल्ड लिया, उतना प्राइस गोल्ड का हुआ नहीं था। अगर आज भी आप उनको पूछोगे कि आपने जिस लेवल पे गोल्ड खरीदा और आज जिस लेवल पे है, तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी थोड़ा प्रॉफिट में आ गया, थोड़ा प्रॉफिट में आ गया, ओके, नॉट दैट डबल हो गए उनके पैसे। सो अगेन, आप कब गोल्ड खरीद रहे हो, ओके, किस मानसिकता से खरीद रहे हो, ये मैटर करेगा। मैंने उन अंकल को पूछा कि इक्विटी से तो आपको बड़ा डर लगा, आपने डाउनफॉल में इसको बेच दिया और उस वक्त आपने गोल्ड खरीदा, 2-3 साल गोल्ड उतना बढ़ा नहीं जिस रेट पे आपने खरीदा, फिर आपको गोल्ड के प्रति वो गुस्सा क्यों नहीं है कि बढ़ा नहीं, 2 साल से बढ़ा नहीं, क्यों नहीं है? तो बोलता नहीं, गोल्ड है, वो तो बढ़ेगा ही। तो मतलब गोल्ड बढ़ेगा ही और इक्विटी बढ़ेगा ही नहीं, ये दोगलापंती हमारी सोसाइटी में हो रही है। और ये बिहेवियरल इश्यूज की वजह से लोग इक्विटी को ज्यादा नाम रखते हैं और गोल्ड से ज्यादा प्यार करते हैं। मैं गोल्ड के अगेंस्ट नहीं हूँ, ओके, एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट क्या मैं गोल्ड में भी एक्यूमुलेशन करवाती हूँ? हाँ, मैं बिल्कुल करवाती हूँ। क्या मैं कहती हूँ कि एसेट एलोकेशन में गोल्ड का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है? 100% है। बट ये जो बिहेवियरल इश्यूज है लोगों का, गोल्ड के प्रति अलग और इक्विटी के प्रति अलग, इसको मैं चैलेंज करना चाहती हूँ कि जो भी चीज फ्लक्चुएट करती है, चाहे वो इक्विटी हो या गोल्ड हो, हमारे बिहेवियरल एंगल पे हमें दोनों को सेम ट्रीट करना चाहिए। बट हाँ, ये बात सच है कि गोल्ड ज्वेलरी आप पहनते हो तो बड़े प्राउडली आप लोगों को बताते हो, आई हैव बॉट दिस, ओके, तो इसमें ये नहीं दिखता कि आपने कितने में खरीदा, कितने का आज वैल्यू है, प्रॉफिट में हो या लॉस में, ये नहीं दिखता, ओके। शेयर में वो दिखता है, और शेयर के आप ज्वेलरी नहीं बना सकते, दैट इज द बिगेस्ट इशू, ओके। और इसलिए वो साइकोलॉजिकली गोल्ड भले ही फ्लक्चुएट हो रहा हो फिर भी हमें अच्छा लगता है और इक्विटी हमें अच्छा नहीं लगता। तो अब अगले स्लाइड पे मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ IBJA के रेट पे, ओके। तो आप यहाँ पे अगर जाओगे तो आपको सीधा यहाँ पे ये वेबसाइट आपको खुलेगी। मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दे दूंगी, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको एक पॉपअप मैसेज यहाँ पे आएगा, एनी पार्टी यूजिंग IBJ गोल्ड प्राइस, इनको जो प्राइसिंग एक्टिविटीज है ये पूरी तरीके से IBJA के रेट्स के थ्रू ही लेनी है, ऐसा ये कह रहे हैं। और इसका API का सब्सक्रिप्शन आपको कैसे लेना है, इसके लिए मेल आईडी क्या है, ये भी यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और ये बहुत ही क्लियरली आप समझना कि ये जो सब्सक्रिप्शन है ये कोई भी बैंक लर्निंग पर्पज से ले सकते हैं। इसको ओपन करोगे, आपको प्योरिटी के हिसाब से इनका ओपनिंग प्राइस, इसका क्लोजिंग प्राइस, ये पूरा पता चलेगा डेली बेसिस पे। यहाँ पे आर वेबसाइट में अगर आप जाओगे, IBJ के वेबसाइट पे अगर आप यहाँ से ही सिंपली जा सकते हो, उनके बहुत सारे वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पे आपको क्या पता चलेगा, तो IBJ कब फॉर्म हुई, 1999 में जैसे ये फॉर्म हुई थी, अभी अभी इन्होंने 100 ईयर इनका सेलिब्रेट किया, या इनका विजन क्या है, इनका मिशन क्या है, और ये क्या वहाँ पे बेसिकली इनकी पर्पस क्या है, बहुत सारे न्यूज आपको यहाँ पे पता
यहाँ पे मैंने एक इंटरनेशनल मार्केट का भी आपको लिंक दिया है, मैं वो भी आपको एक बार दिखा दूँ। इंटरनेशनल मार्केट की वेबसाइट बहुत ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा डीप कंपैरेटिवली। हमारी जो वेबसाइट है एसोसिएशन की वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितनी इंटरनेशनल मार्केट पे अगर आप जाके देखोगे, सो देखिए गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये अलग अलग लेवल पे 10 मंथ, 1 आवर, 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, इन सब के चार्ट अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे 5 साल का देखूं, तो आपने कितने रुपए पे खरीदा, अभी सोचो यहाँ पे किसी ने 27 जनवरी पे को गोल्ड खरीदा है, और वो अगर 25 अक्टूबर को देख रहा है, तो वो तो दुखी रहेगा क्योंकि मैंने बहुत हाई रेट पे लिया और अभी प्राइस बहुत नीचे आ गया। पर अगर किसी ने 25 अक्टूबर को खरीदा इस लेवल पे, और वो अगर आज देख रहा है 7 अप्रैल 2024 में उसका क्या हुआ है, तो वो बहुत हैप्पी रहेगा। सो जैसे इक्विटी मार्केट में आपका हाई और लो होता है, वैसे ही गोल्ड में भी ये होता है। तो गोल्ड कितना प्रतिशत एवरेज रिटर्न देता है, आप किस पर्पस पे गोल्ड रख रहे हो, ये सारी बातें इस फंडामेंटल स्टडी से हम डिसाइड कर सकते हैं कितना प्रतिशत हमारे टोटल एसेट का गोल्ड में रखना चाहिए। ये भी हम हमारे गोल्ड प्लानिंग में डिसाइड कर सकते हैं। गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है तो वो भी कहते हैं ओके कि ऐसा कुछ नहीं है। हम ऐसे कंफर्म कुछ नहीं कह सकते क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। इंटरनेशनल मार्केट की इकोनॉमी का एक फैक्टर है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या रेट चल रहा है वो एक फैक्टर है। जो हमने चारों फैक्टर्स देखे, ये सारों पे डिपेंड करेगा कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। तो जैसे इक्विटी बढ़ेगा या घटेगा, इसकी श्योरिटी क्या है? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी। वैसे ही गोल्ड बढ़ेगा या घटेगा, इसकी श्योरिटी क्या है? तो ये चारों फैक्टर्स का जो डेटा है जो गोल्ड के प्राइस डिसाइड करता है। तो बढ़ने का जो लॉजिक होता है वो कहीं ना कहीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। ओके, तो एक कॉमन मैन ने क्या करना चाहिए? क्या उसे कमा कमा के गोल्ड ले लेके रख देना चाहिए? तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इंडियंस में मैंने देखा है कि सिर्फ गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट क्लास डाला जाता है, और उसके वजह से अगर गोल्ड का प्राइस उस लेवल पे नहीं बढ़ा और उसी वक्त आपको पैसों की जरूरत है, तो आप लॉस में उस गोल्ड को निकाल देते हो। तो बहुत सारे लोग, रियल एस्टेट में बड़ा प्यार होता है, ढेर रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज को लेके रखते हैं। एक्चुअल करना क्या चाहिए? कहीं तो स्कूल में सिखाया था कि सारे एक एक बास्केट में नहीं रखने हैं। ओके, सारी की सारी चीजें अगर एक जगह आप रखोगे तो वो बहुत बड़ी रिस्क है। सिमिलरली एसेट एलोकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके गोल के अकॉर्डिंगली, आपके एज के अकॉर्डिंगली आपको एसेट एलोकेशन करना जरूरी है। अगर आपने राइट एसेट एलोकेशन किया तो आपको कभी भी टेंशन नहीं आएगा कि वो नहीं बढ़ा। तो जैसे 5 उंगलियां अलग अलग है, ओके, तो ये पांचों का रोल अलग अलग है, पांचों की स्ट्रेंथ अलग है, पांचों का शेप अलग है, और इसीलिए पांचों उंगलियों का इंपॉर्टेंस होता है हाथों में। सिमिलरली एसेट एलोकेशन में गोल्ड, रियल एस्टेट, इक्विटी में किस टाइप की इक्विटी, म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या कर रहे हो, इसका अपना इंपॉर्टेंस। उसके बाद में आप जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स खरीदते हो उसका अपना इंपॉर्टेंस है। जो आप सेविंग में पैसा रखते हो, एफडी में रखते हो, उसका अपना इंपॉर्टेंस है। तो अगर सेविंग का पैसा कम रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है तो क्या इसको कट कर डाले? मतलब आप बोलिए ना, अगर ये मेरी 5 उंगलियां है और सेविंग में मुझे सिर्फ 4% ही मिल रहा है, तो मैं क्या इसको कट कर डालूं? तो आप बोलोगे नहीं हर्षल, ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब इमरजेंसी में पैसों की जरूरत आती है, सेविंग ही हेल्प करता है। इसको एसेट एलोकेशन कहते हैं। तो क्या ये एक जैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी एज अलग है, सबकी इनकम अलग है, सबके खर्चे अलग है, सबके सपने अलग है, उस सपनों को पूरा करने का सबका टेन्योर भी अलग है। और इसीलिए ये एसेट एलोकेशन आप किसी को भी कॉपी नहीं कर सकते, आपको अपना कस्टमाइज बनाना चाहिए। अब ये बनाने का एक तरीका है, आप खुद गवर्नमेंट के सारे लाइसेंसेस ले लो, डीप पढ़ाई करो, ऐसे अलग अलग वेबसाइट पे जाओ, रिसर्च करो और एसेट एलोकेशन कर लो। बट अगर आपको लगता है कि ये मैं नहीं कर सकता, बेटर है इसके जो एक्सपर्ट है,
ओके, उनके पास आके बैठो, वो आपको आपका एसेट एलोकेशन डिजाइन करने में हेल्प करेंगे। तो अगर आपको कहीं एक्सपर्ट नहीं दिख रहा है, फाइनेंशियल क्लिनिक से बात करो, हम आपको गोल्ड कितना रखना चाहिए वो भी गाइड करेंगे, और आपको ये एसेट एलोकेशन करके आपके सपनों को पूरा करने में हेल्प करेंगे। सो गोल्ड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा मुझे नहीं पता, बट आपके गोल्स अचीव होंगे ये मुझे पता है, क्योंकि हम गोल बेस्ड प्लानिंग करते हैं, गोल्ड बेस्ड प्लानिंग नहीं करते। थैंक यू सो मच।